1 जून 2001 को पूरा नेपाल क्या दुनिया दहल गई जब ये खबर आई कि वहाँ के युवराज ने अपने माँ बाप के अलावा परिवार के 9 लोगों को गोलियों से उड़ाकर खुद को भी गोली मार ली। हालांकि इस पूरे मामले के इर्द गिर्द अब भी रहस्य की ऐसी चादर लिपटी है जो सुलझ नहीं पाई। तो उस रात ऐसा क्या हुआ था नेपाल के शाही परिवार के साथ जो पूरे नेपाल को हिला दिया था? चलिए जानते हैं वीडियो में सब कुछ है आगे। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा ले। 1 जून 2001 को नेपाल के शाही परिवार के 9 सदस्यों को उनके ही राजमहल में गोली मार दी गई थी। गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी राज परिवार के राजा का बेटा था जो आने वाले वक्त में गद्दी का वारिस बनता। कहानी जितनी सरल दिखाई देती है उतनी है नहीं। 1 जून 2001 को नारायणी हित पैलेस में जो कत्लेआम हुआ उसमें कई तरह के सवाल अनसुलझे छूट गए। उससे कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा हुई, जैसे कि क्या शाही परिवार की हत्या के पीछे दूसरे देशों के एजेंसियों का हाथ था? क्या कत्लेआम के पहले प्रिंस दीपेंद्र की हत्या कर दी गई थी? जब गोलियां चली तब शाही परिवार के सुरक्षा गार्ड कहां थे? सबसे बड़ा सवाल कि इस कत्लेआम की वजह क्या थी? आइए सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। 1 जून 2001 को नेपाल के शाही महल के त्रिभुवन सदन में एक पार्टी चल रही थी जिसमें महाराज वीरेंद्र और महारानी ऐश्वर्या समेत राज परिवार के 1 दर्जन से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इस बीच लोगों ने देखा कि दीपेंद्र जैसे अचानक नशे में आ गए हो। उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी और उन्हें खड़े होने में दिक्कत होने लगी। मिनटों में वो नीचे गिर गए। इस समय रात के 8:30 बज चुके थे। इससे पहले दीपेंद्र कभी भी बहुत शराब पीने के बावजूद नशे में नहीं देखे गए। उनको अपने ऊपर नियंत्रण करना आता था। इससे पहले कि महाराज वीरेंद्र बगल वाले कमरे से बिलियर्ड्स रूम में पहुंचते, पारस राजकुमार निराजन और डॉक्टर राजीव शाही ने भारी भरकम दीपेंद्र को उनके हाथ और पैर को पकड़ते हुए उठाया और उनके रूम में ले जाकर उन्हें जमीन पर बिछे गद्दे पर लिटा दिया। उन्होंने रूम की बत्तियां बुझाई और वापस पार्टी में लौट आए। कमरे में अकेला छोड़ दिए जाने के बाद दीपेंद्र बाथरूम में गए और वहां उन्होंने उल्टी की। उन्होंने फिर एक सैनिक वर्दी पहनी। उसके ऊपर उन्होंने काले मोजे, एक जैकेट, सैनिक बूट और काले चमड़े के दस्ताने पहने। इसके बाद उन्होंने अपनी पसंदीदा 9mm पिस्टल और MP5 के सब मशीन गन और कोल्ट M16 राइफल उठाई और बिलियर्ड्स रूम की तरफ चल पड़े। दीपेंद्र ने अपने पिता राजा वीरेंद्र की तरफ देखा और सब मशीन गन की ट्रिगर दबा दी। शाही परिवार के सदस्यों ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ मिनटों में ही वहां परिवार के कई सदस्यों की लाशें बिछ चुकी थी। गोलीबारी करने के बाद दीपेंद्र कमरे से बाहर गार्डन की तरफ निकल गए और उनकी मां महारानी ऐश्वर्या और दीपेंद्र के छोटे भाई निराजन उनके पीछे भागे। दीपेंद्र ने उन्हें भी गोलियों से छन्नी कर दिया, जिसके बाद दीपेंद्र ने गार्डन के बाहर तालाब के पास खुद को सिर में गोली मार ली। हालांकि इस गोलीबारी के बाद भी महाराज वीरेंद्र और उनके कातिल बेटे दीपेंद्र की सांसें चल रही थी। उनके साथ साथ बाकी घायलों को भी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन महाराज वीरेंद्र सिंह विक्रम शाह देव को बचाया नहीं जा सका। वहीं दीपेंद्र की सांसें चल रही थी। इस कत्लेआम के 14 घंटे बाद अगले दिन 2 जून को नेपाल की जनता को 11 बजे के करीब महाराज वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के निधन की खबर दी गई और उनके ही कातिल बेटे दीपेंद्र को राजा घोषित कर दिया गया। हालांकि तब तक नेपाल की जनता को यह नहीं बताया गया था कि शाही परिवार के सदस्यों को मौत आखिर हुई कैसे। युवराज दीपेंद्र को कभी होश नहीं आया और 4 जून 2001 को सुबह 3:40 पर उनकी भी मौत हो गई। दीपेंद्र की मौत के बाद नेपाल नरेश वीरेंद्र के छोटे भाई ज्ञानेंद्र 3 दिन के अंदर नेपाल के तीसरे राजा बने और उनके राजा बनने से पहले एक बेहोश शख्स 3 दिन तक नेपाल का राजा बना रहा। हालांकि नेपाल की राजाशाही इस झटके से कभी उभर नहीं पाई और नेपाल ने राजाशाही को त्याग कर गणतंत्र का रास्ता अपना लिया। सवाल यह उठता है, जो कत्लेआम की कहानी पूरी दुनिया को पता है,
वही सच है या फिर सच कुछ और है। सबसे पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर दीपेंद्र के हाथों इस कत्लेआम की वजह क्या थी। महाराज वीरेंद्र सिंह की चचेरी बहन और दीपेंद्र की बुआ केतकी चेस्टर कत्लेआम की रात पार्टी में मौजूद थी, लेकिन उनकी जान बच गई थी। केतकी चेस्टर ने इस कत्लेआम की वजह एक अधूरी प्रेम कहानी को बताया था। असल में युवराज दीपेंद्र 1987 से 1990 के दौरान इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे थे और उसी दौरान उनकी मुलाकात देवयानी से हुई। दोनों में प्यार हो गया। देवयानी का भारत के सिंधिया परिवार से खास नाता है। देवयानी की मां उषा राजे राणा ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी है और माधव राव सिंधिया की बहन, यानी एक तरह से देखा जाए तो देवयानी की मां ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ है। देवयानी की मां उषा राजे राणा ने पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा से विवाह किया, जो राणा वंश से संबंधित एक नेपाली राजनेता थे। देवयानी इन्हीं की बेटी है। केतकी चेस्टर के मुताबिक दीपेंद्र देवयानी से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता वीरेंद्र को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ देवयानी की परिवार को भी ये रिश्ता मंजूर नहीं था। यही नहीं, दीपेंद्र को खर्च करने के लिए मनचाहे पैसे भी नहीं मिल रहे थे और देवयानी से शादी करने पर उन्हें राज परिवार से बेदखल करने की धमकी भी दी गई थी, जिसके चलते दीपेंद्र काफी निराश थे और इसी निराश के चलते उन्होंने कत्लेआम को अंजाम दिया। यह कत्लेआम का आधिकारिक वर्जन है। इसके इर्द गिर्द की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर भी बात कर लेते हैं। पहली थ्योरी इशारा करती है दीपेंद्र के चाचा और महाराज वीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र की, और जिन्हें इस कत्लेआम के बाद महाराज बनाया गया था। असल में ज्ञानेंद्र उस वक्त उस पार्टी में नहीं थे, हालांकि उसका बेटा पारस और परिवार के बाकी सदस्य उस पार्टी में मौजूद थे। इस कत्लेआम में आश्चर्यजनक ढंग से इन सबकी जान बच गई, जिसके बाद यह अफवाह उठी कि ज्ञानेंद्र और पारस ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। एक चश्मदीद से 2008 में राजमहल में ही ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर आर्मी स्टाफ जिसका नाम लाल बहादुर लामतेरी था, उसने नेपाली अखबार नया पत्रिका के सामने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। लामतेरी ने बताया कि युवराज दीपेंद्र तो शाही परिवार के कत्लेआम से पहले ही मर चुके थे। उसके मुताबिक उसने कत्लेआम से पहले दीपेंद्र की लाश देखी थी। दीपेंद्र को पीठ में 6 गोलियां और 1 गोली बाएं बाजू पर लगी थी। अगर दीपेंद्र पहले ही मर चुके थे तो शाही परिवार पर गोलियां किसने चलाई? लामतेरी का कहना है कि महाराज ज्ञानेंद्र का बेटा पारस उस रात पार्टी में था और उसी ने एक शख्स के जरिए शाही परिवार और दीपेंद्र की हत्या करवाई। जिस शख्स ने इस सबको मारा उसने हूबहू दीपेंद्र जैसा मास्क पहन रखा था। इस थ्योरी को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि युवराज दीपेंद्र की मौत के बाद उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ था और इलाज के दौरान शाही परिवार के डॉक्टर को उनसे मिलने नहीं दिया गया था। कत्लेआम को लेकर अगला सवाल है कि जिस वक्त राजमहल में गोलियां चली तब शाही परिवार के सुरक्षा में तैनात एडीसी कहां थे? गोलियां की आवाज सुनने के बाद भी वो घटनास्थल की तरफ क्यों नहीं दौड़े, जबकि ये सब लोग घटना से सिर्फ 150 गज की दूरी पर मौजूद थे, जहां से इन्हें पहुंचने में सिर्फ 10 सेकंड का समय लगता। बाद में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 4 एडीसी को बर्खास्त कर दिया गया। नेपाल के उस वक्त के विदेश मंत्री रहे चक्रबस्तोला ने 2001 में प्रधानमंत्री रहे गिरिराज प्रसाद कोइराला के 2010 में निधन के बाद यह दावा किया था कि शाही परिवार के कत्लेआम के शाम पार्टी में पीएम कोइराला को भी बुलाया गया था, लेकिन वह नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई थी। उनका कहना था कि इस कत्लेआम में पीएम को भी निशाना बनाया गया था। असल में इस कत्लेआम के 1 साल बाद 6 जून 2002 को नेपाल के अंडरग्राउंड माओवादी नेता बाबूराम भट्टराई का कांतिपुर अखबार में एक लेख छपा था, जिसमें कहा गया था कि पूरी घटना एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। इस लेख में नेपाल के शाही परिवार की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों का हवाला देकर कत्लेआम में रॉ और CIA पर निशाना साधा गया था। हालांकि इस कलम के छपने के तुरंत बाद ही अखबार के 3 एडिटर संपादकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 2009 में नेपाल के ही एक और नेता पुष्पकमल दहल, जो उस समय माओवादी नेता हुआ करते थे, उन्होंने भी दावा किया कि इस हत्याकांड के पीछे
राव की साजिश थी। यानी कुल मिलाकर शाही परिवार के 9 सदस्यों का कत्ल हुआ और इस कत्ल के 22 साल बाद भी हत्याकांड को लेकर कई सवाल जस के तस खड़े हैं। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक आप अपना ख्याल रखें।